हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल स्कूल। आई होप यू आर डूइंग वेल। थोड़ा लेट हो रहा है गाइस, ये 28 दिसंबर का हमारा डेली करंट अफेयर है जो डीएनए हम बनाते हैं, वही स्टार्टअप हम स्टार्ट लेके आए गाइस। ठीक है, ये हमारा डीएनए है। तो आज स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज एनालिसिस। ठीक है, 28 दिसंबर का। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम गाइस। पहला क्वेश्चन है कि राजीव आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि किस बैंक का एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं और बता सकते हैं। तो राजीव आहूजा जी को जो है किसका बनाया गया दोस्तों, यह है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, कि राजीव आहूजा जी को आरबीएल बैंक का एमडी क्या बनाया गया दोस्तों, एमडी चुना गया है। आरबीएल बैंक जो है उसके बोर्ड ने राजीव आहूजा जी को वर्तमान बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत किया है और तत्काल प्रभाव से बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों आरबीएल की स्थापना 1943 यानी कि 1943 को हुई थी। कब हुई थी? 1943। आरबीएल का जो मुख्यालय है मुंबई में है, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीएल बैंक के सीईओ और एमडी विश्ववीर आहूजा। आरबीएल बैंक टैगलाइन, आरबीएल बैंक का टैगलाइन है दोस्तों अपनों का बैंक। ठीक है, और आरबीएल बैंक के जो सीईओ और एमडी हैं वो विश्ववीर आहूजा हैं। ठीक है, अब किसको बनाया गया है, लेकिन ये कार्यकारी बात हो रही है। ठीक है, कार्यकारी मतलब जो कार्य करेंगे अभी प्रेजेंट में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बीआरओ। बीआरओ वार्षिक मुख्य अभियंता जो सम्मेलन हुआ है बीआरओ का मतलब समझो पहले, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका वार्षिक मुख्य अभियंता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? आप ऑप्शन देकर बता सकते हो, कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा दोस्त। तो बीआरओ वार्षिक मुख्य अभियंता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ये क्या है? डॉक्टर अजय कुमार ने। किसने किया है? डॉक्टर अजय कुमार जी ने बीआरओ वार्षिक मुख्य अभियंता सम्मेलन का उद्घाटन किया है दोस्तों। देखो बीआरओ का जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो 1960 में हुआ। कब हुआ था? 1960 में 7 मई को वो बीआरओ का फॉर्मेशन हुआ था। और इस समय इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर बीआरओ का? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों। और बीआरओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। बीआरओ का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए। जो रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने 27 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक मुख्य अभियंता और उपकरण प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उन्होंने बीआरओ कर्मियों के लिए एक फिटनेस मैनुअल फिट बीआरओ फिट इंडिया का भी अनावरण किया दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा तबीयत नासाज है। ठीक है, इस साल का बीआरओ का बजट भी मैं बता देता हूँ, 21,000 करोड़ रुपए यानी 21,008 करोड़ रुपए 2021-22 का बजट था। कितना? 21K यानी कि 21,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन यानी FIA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन में देख के बताइएगा। तो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों मोहम्मद बिन सुलेम को। किसको? मोहम्मद बिन सुलेम, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन सुलेम हैं, किसके हैं? ये यूएई के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के। उनको मोटर स्पोर्ट की विश्व शासी निकाय इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन यानी FIA के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टॉड का उत्तराधिकारी चुना गया है। यानी कि जीन टॉड का, इससे पहले कौन थे? जीन टॉड थे, उसका उत्तराधिकारी चुना गया है दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस यानी कि फ्रांस में। और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन की स्थापना 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में हुई थी, 20 जून 1904 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व संगीत तानसेन का आयोजन किस राज्य में हुआ? यानी वर्ल्ड संगीत तानसेन का आयोजन किस राज्य में हुआ?
तो ये हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन यानी कि वर्ल्ड संगीत तानसेन का कौन सा 97वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुआ। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शहर में 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव शुरू होता है। पहले 7 संगीत कार्यक्रम तानसेन के मकबरे और मोहम्मद गौस के मकबरे यानी कि द टॉम ऑफ मोहम्मद गौस पर तैयार मंच पर आयोजित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छी पुस्तक के लिए 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? सुशीला देवी पुरस्कार की बात हो रही है। तो ये कौन है? अनुकृति उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। अब 2020 का भी हम बताएंगे 2020 का कौन है, क्योंकि आप एक साल पहले का भी मतलब जानकारी रखिएगा, जिससे क्या है क्वेश्चन में पूछ लेता है वो, कई बार तो दिक्कत हो जाती है। तो 2021 के लिए सुशीला देवी पुरस्कार किसको मिला है? ये अनुकृति उपाध्याय ने अपने उपन्यास कित्सुंगी जो है जापानी वर्ड है, उसके लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 का अवार्ड जीता है दोस्तों। किसने? अनुकृति उपाध्याय ने दोस्तों। वहीं 2020 की बात करें, 2020 के लिए अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? 2020 के लिए मिला है, तो 2020 का दोस्तों मिला है 2020 का अवार्ड सुशीला देवी मिला है रत्नालाल यानी कि रतनलाल फाउंडेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है भोपाल की। किसको? रतनलाल, RATANLAL, रतनलाल फाउंडेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑफ द भोपाल को दोस्तों। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, महामारी की तैयारी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, यानी किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में देखा गया? तो ये था आंसर डी यानी कि 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में देखा गया। यानी संयुक्त राष्ट्र ने दिनांक 27 दिसंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एपेडेमिक प्रिपेयर्डनेस मना रहा है। कौन मना रहा है? UNO, यानी कि यूनाइटेड जो नेशन ऑर्गेनाइजेशन है UNO का, वो क्या कर रहा है? UNO 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपेडेमिक प्रिपेयर्डनेस मना रहा है। वर्तमान में कोविड-19 का मानव जीवन पर बड़े विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है। तो 27 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये महामारी से रिलेटेड है। बाकी का और दिवस हम आपको बताते हैं। और दिवस देखिए, और दिवस हैं आपके, तो देखो दोस्तों 10 दिसंबर हम बात कर रहे हैं 10 दिसंबर की, इम्पोर्टेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, नोबेल पुरस्कार दिवस, और सबसे इम्पोर्टेंट है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात करें 14 दिसंबर की, किसकी? 14 दिसंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 दिसंबर क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 16 दिसंबर क्या है दोस्तों? 16 दिसंबर है आपका विजय दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है? 16 दिवस विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में। 19 दिसंबर मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। किसके? गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। और 20 दिसंबर मनाया जाता है दोस्तों, किसके रूप में? 20 दिसंबर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट 23 दिसंबर मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। किसके? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, जो कि हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं उनकी लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। और 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, आई होप दिसंबर के सारे डेज हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है निर्मल चंद्र विज ने। आंसर इज सी इज राइट आंसर, यानी कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रबल लैंड। तो ये पुस्तक के लेखक हैं निर्मल चंद्र विज। तो पूर्व भारतीय सेना प्रमुख हैं ये, यानी कि ये जनरल रहे हैं आर्मी में। निर्मल चंद्र विज सेवानिवृत्त हैं, यानी कि रिटायर्ड हो चुके हैं। इस नई किताब में उन्होंने जम्मू और कश्मीर में संघर्षों और आगे के रास्ते की पूरी तस्वीर पेश की है। तो इसलिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप और पढ़ सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर हाइड्रोजन संयंत्र, यानी कि हाइड्रोजन संयंत्र लगाने के लिए स्थापित करने की घोषणा की है। ये कहाँ पर की है? ये किया दोस्तों असम में। कहाँ पर? असम में ऑयल इंडिया यानी कि OIL ने, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल खोजकर्ता जो है असम में अपने, कहाँ पर? जोरहाट, असम में एक जगह है जोरहाट, वहाँ पर हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रही है। कौन? ऑयल इंडिया लिमिटेड। कंपनी ने जोरहाट में अपने पंप स्टेशन 3 पर 100 किलोवाट की हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं प्रायोगिक संयंत्र AEM तकनीक का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। यह देश में अपनी पहली परियोजना है। ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर लगाया? असम में दोस्तों, असम के जोरहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360, यानी कि CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन से ही पता हो रहा है, तमिलनाडु की बात हो रही है, तो 9 का आंसर हो गया ए, तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में मुख्यमंत्री की निगरानी में CM डैशबोर्ड तमिलनाडु, यानी कि CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 लॉन्च की है। यह CM की सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने में सक्षम होगा, जिसमें उनके कार्यान्वयन की स्थिति, फंड आवंटन और लाभार्थियों की संख्या के साथ साथ बांधों, यानी कि जो डैम है, वर्षा का पैटर्न या पानी के भंडारण पर, यानी कि कितना स्टोरेज है कि नहीं, उस पर अपडेट शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11वां हॉकी इंडिया पुरुष जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 11वीं हॉकी इंडिया की बात हो रही है, ये किसने जीती है? ये जीती है आपकी उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इज बी, यानी 25 दिसंबर उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 3-1 से हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। किसको हराया है? याद रखा जाए, चंडीगढ़ को हराकर जीता है। उत्तर प्रदेश ने टूर्नामेंट का एक भी मैच नहीं गंवाया है और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले शारदानंद तिवारी ने 15वें मिनट में पहला गोल किया। वहीं अरुण साहनी ने 16वें और 34वें मिनट में गोल किए। चंडीगढ़ के लिए एकमात्र गोल रमन ने 51वें मिनट में किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर चुना गया है? हाल ही में किसे साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हैं डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर। एंड डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान जी को उनके कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल चुकी है। और वहीं दक्षिण अफ्रीका और देश से बाहर के लोगों ने सुलेमान के लिए वोट किया और उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोडो दूसरे स्थान पर रहे। तो साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? ऑप्शन बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये है विरल देसाई दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना, विरल, विजय देसाई नहीं है, विरल देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से, यानी कि 2021 का जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए 11 देशों, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, USA, न्यूजीलैंड, फ्रांस और मलेशिया शामिल हैं, जिसमें 28 हस्तियों में से विरल देसाई जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मान जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने किस राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, अफस्पा की बात कर रहे हैं, वापस लेने के लिए जांच समिति का गठन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह है ऑप्शन इज ए, यानी कि नागालैंड से केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा को हटाने के लिए जांच समिति का गठन कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने नागालैंड से सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 यानी कि अफस्पा को हटाने के लिए फैसला लेने के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय किसको सौंपेगी? होम मिनिस्ट्री को सौंपेगी। वहीं भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी इस समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि नागालैंड के मुख्य सचिव जे आलम समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज गाइस कमेंट शेयर करते रहिएगा, थोड़ा एंगेजमेंट मिलते हैं वीडियो को तो अच्छा लगेगा।
क्वेश्चन नंबर है 14। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो किस प्रदेश में किया दोस्तों? 14 का ऑप्शन है ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? मोदी साहब ने। यह परियोजना लगभग 3 दशक से अधूरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के विजन के अंतर्गत, यानी कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विजन के अंतर्गत केंद्र ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली को एक साथ लेकर इस परियोजना को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं 40 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना का निर्माण करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इससे दिल्ली को प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ क्यूबिक मीटर जल आपूर्ति की जा सकेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द हैश डे का। किस पेमेंट बैंक ने वॉलेट में अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी की? किसके साथ? मनीग्राम के साथ। तो ये कौन सी दोस्तों? ये आपकी ऑप्शन देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। किसने? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यानी कि ऑप्शन इज डी। उसने क्या किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में वॉलेट के सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत अब विदेशों में मनीग्राम उपयोगकर्ता अब किसी भी पूर्ण अपने ग्राहक को जाने, यानी कि केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर के अनुपालन वाले पेटीएम वॉलेट में धन हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे आज तक के आपके 15 क्वेश्चंस जो हमने एक्सप्लेन के साथ आपको बता दिया है गाइस। लेकिन गाइस आप शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।